3 मार्कर। पाताली चट्टानें। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर जम जाता है तो उसे पाताली चट्टान का निर्माण होता है। इसकी अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण मैग्मा को एक ठंडा होने में जमने में काफ़ी देर लगती है, जिससे इसमें रबे बहुत बड़े होते हैं। इसके उदाहरण है ग्रेनाइट। तो जो पाताली चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, पहले तो ऐसा मैग्मा जो कि पृथ्वी के अंदर जम गया है, गहराई तक जम गया है, उसे पाताली चट्टान कहा जाता है। यह गहराई होने के कारण इनके ठंडे होने में टाइम लगता है और इसमें बड़े बड़े रबे बन जाते हैं। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। फिर आता है अनाच्छादन क्या है। अपक्षय और अपर्दन का योग अनाच्छादन कहलाता है। इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एक होती है स्थानिक और एक होती है गत्यात्मक, को सम्मिलित किया जाता है। तो जो अनाच्छादन क्या होता है, तो अपक्षय और जो अपर्दन होता है, इन दोनों का योग अनाच्छादन कहलाता है। इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है स्थैतिक और दूसरी होती है गत्यात्मक, सम्मिलित होती हैं। सन्निघर्षण क्या है, तो यह एक अपर्दन की प्रक्रिया है। सन्निघर्षण जिस किसी प्रक्रम के साथ बहने वाली चट्टानों या पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की क्रिया को सन्निघर्षण कहा जाता है। सन्निघर्षण क्या होती है, यह एक अपर्दन की क्रिया है जिसमें किसी भी प्रक्रम के साथ बहने वाले जो पदार्थ होते हैं, इनकी आपस में टकराने से छोटे छोटे सी होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, सन्निघर्षण कहा जाता है। जैसे कि नदियों में बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े टूटते टूटते टकराते टकराते छोटे हो जाते हैं। अभिसरण सीमा से क्या अभिप्राय है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है तो भूपटलीय या फिर भूपटली नष्ट होती है और यह अभिसरण सीमा कहा जाता है। यह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है उससे प्रविष्ठन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अभिसरण सीमा क्या होती है, तो जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है इसके अनुसार कहा गया है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, जो भूपर पट्टी होती है वह नष्ट हो जाती है और इसे अभिसरण सीमा कहा जाता है। और यह जहाँ पर होती है, जहाँ प्लेट धंसती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रविष्ठन क्षेत्र कहा जाता है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भूपर पट्टी नष्ट हो जाती है, यह अभिसरण सीमा कहलाती है। यह स्थान जहाँ पर यह प्लेट धंसती है उसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहा जाता है, सबडक्शन जोन भी कहा जाता है। पेट्रोलॉजी क्या है, पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान होता है। तो पेट्रोलॉजी में क्या है, शैलों का अध्ययन, मतलब पर्वत और रॉक्स का अध्ययन, साइंस ऑफ रॉक्स से कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। पेट्रोलॉजी में शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, टाइप होते हैं रॉक से, होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे खनिज की संरचना, बनावट, स्रोत, प्राप्ति, स्थान परिवर्तन एवं दूसरी शैलों के साथ संबंध में का अध्ययन इसमें किया जाता है पेट्रोलॉजी में। जीवाश्म क्या होते हैं, तो प्राचीन काल में अनेक प्रकार के पेड़, जीव, पौधे, जंतु के मृत अवशेष जो कि चट्टानों में परिरक्षित हो जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं, प्राचीन काल में जीव, जंतु, पेड़ पौधे के मृत अवशेष जो चट्टानों में परिसंरक्षित रखे हुए हैं, उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। इनसे फ्यूल बन जाता है, जैसे क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, जीवाश्म फ्यूल कहा जाता है। खनिज किसे कहा जाता है, तो ये ज़मीन के अंदर उपस्थित होते हैं, जिन्हें खुदाई करके बाहर निकाला जाता है, उन्हें खनिज कहा जाता है। तो खनिज क्या होते हैं, खदान है ना, इनके लिए अलग से खदान की जाती है, खुदाई की जाती है। तो यह पृथ्वी के अंदर होते हैं, इनको खुदाई करके बाहर निकाला जाता है। एल्युमिनियम का विश्व में खनन कैसे होता है, तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है, जिसके मुख्य खनन केंद्र निम्नलिखित है। पहला आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बाइप क्षेत्र है, कैपियाक प्रायद्वीप है। दक्षिण अफ्रीका, जिसमें उत्तरी नेटाल प्रांत है। पूर्व सोवियत संघ, इसमें कोला प्रायद्वीप है। और यूएसए, इसमें आर्कस राज्यों के सैलाइन काउंट्री क्षेत्र भी आते हैं। तो एल्युमिनियम के प्रमुख खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। इसके अलग अलग खनन केंद्र हैं। पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आता है ऑस्ट्रेलिया में बाइप, एल्युमिनियम की बनती होगी तो बाइप क्षेत्र और कैपियाक प्रायद्वीप स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी नेटाल प्रांत है। पूर्व सोवियत संघ कोला प्रायद्वीप है। और यूएसए में आते हैं आर्काnsas राज्य के सैलाइन काउंट्री क्षेत्र। टिलाइट से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ मिलते हैं। टिलाइट क्या होते हैं, तो ये अवसादी चट्टानें होती हैं जो कि हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। तो टिलाइट मतलब पूरी मतलब बर्फ़ गिरी और पूरी लाइट चली गई तो टिलाइट होगी। तो टिलाइट
अपसादी चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण कैसे होता है, जो हिमानी निक्षेपण होते हैं उनसे ये बनते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो कि लंबे समय तक हिम आवरण की ओर संकेत करते हैं। तो जो गोंडवाना क्षेत्र है उनके आधार पर बहुत सारे घने टिलाइट मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पर कभी हिम आवरण रहा होगा, संकेत देते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप हमारे भारत के अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर और आर्कटिक एवं ऑस्ट्रेलिया से भी मिलते हैं। तो टिलाइट क्या होते हैं, ये निक्षेपण होते हैं, अपसादी चट्टान होते हैं, हिमानी के निक्षेपण से निर्मित होते हैं। गोंडवाना के आधार पर बहुत सारे टिलाइट पाए जाते हैं जो कि हम बताते हैं कि यहाँ पर हिमावरण रहा होगा। इसी क्रम में हमारे भारत में अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में भी हमें टिलाइट देखने को मिलते हैं। कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनको कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर्स। पहले आते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों की विशेषता बताइए और उनका महत्व लिखिए। तो जो हमारे आग्नेय शैल हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, उनकी हमें विशेषता लिखनी है और उनका महत्व बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा आग्नेय चट्टानों की विशेषता में। आग्नेय चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित गर्म द्रव के ठंडा होने से हुआ है। तो ये किससे बनी होती है, तो हमारी पृथ्वी के नीचे सबसे नीचे भीतरी भाग होता है जो कि गर्म द्रव या जो लावा होता है उसके ठंडे होने से इनका निर्माण हुआ होता है। आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। यह कठोर होती हैं, स्थूल होती हैं और सहत होती हैं। क्या होती है, एकदम कॉम्पैक्ट जैसी बनी होती हैं, मैसिव और सॉलिड प्रकार की होती हैं। इनमें रवे पाए जाते हैं। इनका आकार मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। मैग्मा के शीघ्र ठंडा होने पर रखे छोटे तथा देर से ठंडा होने पर इसमें रवे बड़े बनते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, रवेदार होती हैं, रवे पाए जाते हैं इनमें। तो यदि जो मैग्मा जैसा ठंडा होगा वैसे इनका निर्माण होगा। यदि मैग्मा जल्दी ठंडा हो जाएगा, शीघ्र ठंडा हो जाएगा, तो छोटे छोटे रवे बनते हैं। लेकिन यदि मैग्मा बहुत देरी से ठंडा होता है तो रवे बड़े बनते हैं। इन्हें पत्ते नहीं होते, तो मतलब इसमें मतलब जो लेयर्स होती हैं, पत्तल मतलब परतें नहीं होती, इसमें परतें नहीं पाई जाती। इनमें रंध्र नहीं पाए जाते। इनमें जल सुगमता में प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये क्या होते हैं, इसमें रंध्र नहीं पाए जाते और इसमें जल प्रवेश नहीं कर पाता, मतलब बहुत कठोर टाइप की होती हैं। इन चट्टानों का अपर्दन क्रिया कम होती है क्योंकि इतनी सॉलिड होती हैं। तो इनमें क्या होता है, अपर्दन बहुत कम पाया जाता है, इरोजन बहुत कम पाया जाता है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है कि जीवाश्म पाए नहीं जा सकते। इनमें चट्टानों में खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। इनमें क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है, ये स्थूल होती हैं, कठोर होती हैं, संहित होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं। इनका आकार मैग्मा के ठंडा होने पे होता है। रवे यदि जल्दी ठंडा हो जाएगा तो रवे छोटे बनेंगे, लेकिन यदि जो लावा है वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो रवे बड़े बनते हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती, रंध्र नहीं पाए जाते, जल प्रवेश नहीं कर सकता, अपर्दन की क्रिया कम होती है और जीवाश्म नहीं पाए जाते। खनिज तत्व का भंडार होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रधान मात्रा में पाए जाते हैं। अब आता है हमारा आर्थिक महत्व। मैग्मा की अधिकांश कच्ची धातुओं का स्रोत होता है। जितने भी जो मैग्मा हैं उनकी जो कच्ची धातु होती हैं, इनका स्रोत क्या होता है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स या रॉ मेटल्स कौन होते हैं, ये हमारे आग्नेय शैल होती हैं। अधिकांश धातुएं आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं। जितने भी ज़्यादा मेटल्स हैं वो किसे पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। खनिजों की दृष्टि से आग्नेय चट्टानें अत्यंत संपन्न होती हैं, बहुत पावरफुल या फिर बहुत ज़्यादा रिच होती हैं मिनरल्स के लिए। इन चट्टानों में लोहा, निकल, तांबा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, हीरा, पैटिनियम आदि खनिज पाए, मतलब जितने भी महंगे महंगे खनिज हैं, तांबा, जस्ता, निकल, लोहा, क्रोमाइट, सोना, हीरा, प्लेटिनियम, ये सब किसमें पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में मिलने वाले खनिजों का प्रयोग सड़क, भवन निर्माण, उद्योग के कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेल चक्र क्या होता है। जो हमारा सेल चक्र है वो क्या है, तो सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो पुरानी चट्टानें होती हैं वह नई चट्टानों में बदल जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक चट्टान जब बहुत टाइम हो जाता है ताप से दाब से ये क्या होती है, नई चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, सेल चक्र कहा जाता है और ये निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया। चट्टानें लंबे समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहती। तो जो कोई भी चट्टान है वह अपने मूल रूप में नहीं रहती, मतलब जैसे वो थी वैसे ही हमेशा नहीं रहती, मतलब वो भी चेंज होती हैं। तो वह क्या होती है, रूपांतरण से उसको गुजरना पड़ता है और गुजर सकती हैं वो। आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक चट्टानें हैं और अन्य चट्टानें अपसादी रूपांतरित इन प्राथमिक चट्टानों से ही बनी हैं।
तो हमने भी पढ़ा आग्नेय चट्टानें क्या होती है, प्राथमिक चट्टानें होती हैं जो कि किससे बनी होती हैं, लावा से बनी होती हैं। तो जब लावा ठंडा होता है तो हमारी आग्नेय चट्टानें बनेंगे। लेकिन हमने बहुत सारी चट्टानें देखी हैं, जैसे हमने क्या देखी हैं, कायांतरित चट्टानें देखी हैं, अपसादी चट्टानें देखी हैं। ये क्या है, तो इन चट्टानों को कहा जाता है, ये हमारी आग्नेय चट्टानों से ही निर्मित हुई। मतलब क्या, आग्नेय चट्टानें रूपांतरित हुई, इससे अपसारित चट्टानें बनी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। आग्नेय चट्टानों को रूपांतरित चट्टानों में बदला जा सकता है, मतलब जो आग्नेय चट्टानें हैं उनको अपसादी चट्टानों में और रूपांतरित चट्टानों में ही बदला जा सकता है। आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानों से निकले टुकड़े अपसादी चट्टानों में बनते हैं। तो जो हमारे आग्नेय चट्टानें हैं वो बदलती है किसमें, रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित चट्टानें बदल जाती है। लेकिन उसका जब अपक्षरण होता है, धीरे धीरे से इरोजन होता है, तो क्या होती है, वह अपसादी चट्टानों में बनती हैं, दोनों से बन जाती है अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टानें स्वयं टुकड़ों में बदल जाती हैं, मतलब वो अपसादी चट्टान भी खुद टूटेगी और दूसरे टुकड़े भी अपसादी चट्टानों के निर्माण के स्रोत बन जाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इरोजन हुआ है, उसका क्षरण हुआ है, तो वो क्या बनाएंगे, वह नए अपसादी चट्टानों का निर्माण करती हैं। क्रिस्टल चट्टानों को प्रविष्टित प्रक्रिया के माध्यम से मेंटल में ले जाया जा सकता है और आंतरिक तापमान एवं वृद्धि के कारण वह पिघल जाती है और पिघले हुए मैग्मा में बदल जाती है और जो आग्नेय चट्टानों का मूल स्रोत होती है। तो अब क्या होगा, जो हमारे क्रिस्टल बन गए तो वो क्या करेंगे, वह क्या बोलते हैं उसको, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, मेंटल में ले जाए, मतलब वो बहुत ज़मीन में नीचे चले जाएंगे मेंटल में, वहाँ पे इतना ज़्यादा ताप होगा, दाब होगा, उसमें ज़्यादा ताप की वृद्धि होती जाएगी। तो क्या होगा, वो जो चट्टानें हैं पिघल जाएंगी, मैग्मा में बदल जाएंगी और मैग्मा से क्या बन जाएगा, फिर आग्नेय चट्टानें बन जाएंगी। मतलब जो आग्नेय चट्टानें थी वह रूपांतरित हुई, फिर रूपांतरित चट्टानें और जो आग्नेय चट्टानें थी वह अपसादित हुई और उससे क्या बनी, अपसादी चट्टान बनी। लेकिन इनको ही यदि टूट दिया जाए, अपक्षरण कर दिया जाए, अपक्षरण जो पदार्थ होते हैं यदि वो मैग्मा में चले जाए, ताप में वृद्धि हो जाए, तो वो क्या बन जाएंगे, आग्नेय चट्टानें बन जाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है, चट्टान चक्र कहा जाता है ना। ये चट्टान चक्र इसको कहा जाता है। ये हमारा डायग्राम है, आप इसको बना सकते हैं कि आग्नेय बनी रूपांतरित में, रूपांतरित से अपसादी, अपसादी से फिर मैग्मा बना, फिर से क्या बन गई, अपसादी चट्टानें। ये आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो गया। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, महत्वपूर्ण खनिज क्या होते हैं भारत के लिए, इसका क्या महत्व है, मतलब खनिज इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो क्या हैं। महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज होते हैं जो कि आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब आर्थिक विकास करने के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें आवश्यक खनिज कहा जाता है। इन खनिजों की जो उपलब्धता है उसमें कमी होती है, मतलब ज़्यादा नहीं पाए जाते, मतलब थोड़े से सीमित मात्रा में होंगे या फिर बहुत कम होते हैं। केवल कुछ भौगोलिक स्थानों में ही निष्कर्षण और प्रसंस्करण, मतलब जो प्रसंस्करण होता है उसके चलते आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कम है लेकिन बहुत कुछ स्थान है कि हम जहाँ से उनका निष्कर्षण कर सकते हैं, प्रसंस्करण कर सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पहला क्या बनेगा, महत्वपूर्ण खनिज क्या है, तो ये क्या होते हैं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है। इनकी उपलब्धता कम होती है, कुछ भौगोलिक स्थान पर निष्करण और प्रसंस्करण से इनको प्राप्त किया जा सकता है। फिर आते हैं खान मंत्रालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति ने भारत में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक समूह की पहचान की है। तो ये किसके द्वारा की गई है पहचान, कि कौन से महत्वपूर्ण खनिज हैं और कौन से नहीं हैं, तो ये बताया है खान मंत्रालय के द्वारा। कितने प्रकार के बताए हैं, 30 प्रकार के बताए हैं। इसमें आते हैं एंटीमनी, बेरिलियम, विस्मित, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, पीजीई, फास्फोरस, पोटास, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्टेडियम, ट्रिंट्रिकलम और टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेलिडियम, जर्कोनियम, सेलेनियम और कैडमियम। ये सब क्या होते हैं, हमारे जो खान मंत्रालय है इसके द्वारा बताए गए हैं कि 30 प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। इनको फिर से देखें, क्या फिर से देखते हैं। देखें, एंटीमनी आता है, बेरिलियम आता है, बिस्मिथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, पीजीई, फास्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्टेटियम, टेटलम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, बेलिडियम, जर्कोनियम, सेलेनियम और कैडमियम आदि आते हैं। भारत के लिए महत्वपूर्ण
क्या है, तो क्यों महत्वपूर्ण है भैया। पहले आते हैं हमारे महत्व क्या है इन खनिजों का। तो आर्थिक विकास में, राष्ट्रीय सुरक्षा में, पर्यावरण स्थिरता के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक होते हैं। पहला आता है आर्थिक विकास में। तो आर्थिक विकास कैसे करेंगे, इनकी उच्च तकनीक से इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन, रक्षा उद्योग इन खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, तकनीक हैं, जितनी भी आप टेक्नोलॉजी वगैरह देख रहे हो, ये सब किससे बनी होती है, खनिजों से बनी होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, दूरसंचार आता है, परिवहन आते हैं, रक्षा उद्योग आते हैं, इनके लिए अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह सोलर पैनल, पवन चक्की, टरबाइन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन जैसे जो हरित प्रौद्योगिकी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो जो हरित प्रौद्योगिकी है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गए, सोलर पैनल हो गए, टरबाइन हो गए, पवन चक्कियाँ हो गई, बैटरी हो गई, इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, इसके लिए भी क्या है, आवश्यक होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये खनिज रक्षा, एयरोस्पेस, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें चरम स्थितियों का सामना करने के लिए साथ जटिल कार्य करने एवं सक्षम, उच्च गुणवत्ता वाली एवं विश्वसनीय सामग्री के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए भी हमें खनिज बहुत आवश्यक हैं। क्यों है, तो ये सुरक्षा करने के लिए, एयरोस्पेस के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चरम स्थितियों का सामना करने के लिए, जटिल कार्य करने में सक्षम, उच्च गुणवत्ता वाली एवं विश्वसनीय जो सामग्रियां होती हैं उनके उपयोग के लिए आवश्यक होती हैं। पर्यावरणीय स्थिरता, यह स्वच्छ ऊर्जा एवं कार्बन न्यून अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का एक भिन्न अंग होता है, जो कि जीवाश्म ईंधन एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर भारत की निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाते हैं। तो जो हमारी पर्यावरणीय स्थिरता है उसको बनाने में भी ये सहायक होते हैं। जैसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए कार्बन न्यून अर्थव्यवस्था की ओर यदि हमें संक्रमण का अभिन्न अंग बनना है, तो भी ये जीवाश्म ईंधन और जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर भारत की निर्भरता को कम करने में भी सक्षम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, यह सहयोग भारत को अपने आयात स्रोत में विविधता लाने, चीन पर निर्भरता कम करने और खनिज सुरक्षा एवं लचीलापन बढ़ाने में सक्षम बनाता है। जो हमारे खनिज होते हैं वो हम भारत को क्या करते हैं, हम भारत से बाहर उनको आयात कर सकते हैं। चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी इससे, और हमारी जो खनिज सुरक्षा है, लचीलापन है, उसको भी बढ़ाने में सक्षम है। नेक्स्ट आता है हमारा हिंद महासागर सतह के उच्चावच का वर्णन कीजिए। हमारा हिंद महासागर है, इसमें बहुत सारी सतह पर उच्चावच पाए जाते हैं, उनका वर्णन करना है बस। तो हिंद महासागर की जो औसत गहराई है वह कितनी है, 4000 मीटर है। हिंद महासागर के महाद्वीपीय शेल्फ में बड़े भिन्नता पाए जाते हैं। जो हमारे हिंद महासागर है इसकी औसत गहराई है 4000 मीटर, और जिसमें बहुत सारे सेल्फ उच्चावच पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, ये बहुत सारे महाद्वीप पाए जाते हैं यहाँ पर। फिर आता है इसका विस्तार क्या है। तो हिंद महासागर का विस्तार देखते हैं। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के सीमांतों पर यह बड़ी विस्तृत वाली है। तो इसकी जो सीमा बनाती है वो कौन बनाती है, अरब सागर बनाता है और बंगाल की खाड़ी बनाती है। अफ्रीका का पूर्वी तट मेडागास्कर से यह लगभग 640 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि जावा और सुमात्रा के तट के साथ यह संकीर्ण हो जाता है। तो ये देखें, हम इसकी सीमाएं कौन बनाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सीमांत बनाती हैं। और यह अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वहाँ से मेडागास्कर से लेकर 640 किलोमीटर चौड़ा भाग है, और जब जावा और सुमात्रा के पास तट पर जाता है तो हम संकीर्ण हो जाता है। अंटार्कटिका के जो उत्तरी तट हैं उसके पास भी यह संकीर्ण हो जाता है। जो अंटार्कटिका है वहाँ पर भी ये संकीर्ण हो जाता है। हिंद महासागर की सीमांत सागरों की संख्या कम है, मतलब इसमें जो सीमांत सागर है उनकी संख्या बहुत कम है। हिंद महासागर, हिंद छोटी सा नाम है तो इनमें जो सागर हैं उनकी संख्या ही बहुत कम है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सीमांत सागर जैसे कि मोजाम्बिक चैनल, लाल सागर, ईरान की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आदि मौजूद हैं। तो इसमें जो सीमांत सागर के नाम कौन कौन से हैं, पहला मोजाम्बिक सागर चैनल, लाल सागर, ईरान की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आदि मौजूद हैं। इसका विस्तार हो गया। अब आते हैं मध्य हिंद महासागरीय कटक उत्तर में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे से दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। तो जो हमारा मध्य हिंद महासागर है यह कटक उत्तर में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। यह कटक उच्च भूमियों की एक अविच्छिन्न श्रृंखला का निर्माण करता है। ये क्या करता है, जो कटक है वह एक उच्च भूमियों का एक अविच्छिन्न श्रृंखला का निर्माण करता है। हिंद महासागर के प्रमुख कटक में आते हैं
सोकोट्रा, गोस, मालदीव, चागो, सैंपाओ, इंडियन अंटार्कटिक, मेडागास्कर, अटलांटिक एवं अंटार्कटिका कटक। तो हमारे हिंद महासागर के जो प्रमुख कटक पाए जाते हैं उनमें से कौन सा आता है? सोकोट्रा, गोस, मालदीव, चागोस, सैंपाओ, इंडियन अंटार्कटिक, मेडागास्कर, अटलांटिक एवं आर्कटिक कटक पाए जाते हैं। हिंद महासागर में बहुत कम महासागरीय खाई पाई जाती हैं। पहली आती है इसमें जावा एवं सुंडा खाई जो कि 7,450 मीटर तक है, जो कि सबसे गहरी है। हिंद महासागर के प्रमुख गहरे वितल मैदान होते हैं जिसमें आता है शुमारी, श्रीलंका और हिंद वितलीय मैदान। हिंद महासागर में मैदान की जो ऊंचाई होती है वह 3,600 मीटर से 5,400 मीटर तक ही पाई जाती है। जो हमारे हिंद महासागर है इनकी मतलब जो महासागरीय खाई है वो कम है, 3 प्रकार की पाई जाती है, मतलब 3 ही है प्रमुख। पहली आती है जावा एवं सुंडा खाई जो कि कितनी है? 7,450 मीटर की है और सबसे गहरी है। फिर आते हैं हिंद महासागर के जो मुख्य मैदान, ये गहरे वितलीय मैदान है, वो उसमें सोमाली, श्रीलंका और हिंद वितलीय मैदान आते हैं। हिंद महासागर के मैदानों की ऊंचाई है वो सिर्फ कितनी है? 3600 से 5400 तक ही है। अब आते हैं हमारे मृदा में रासायनिक गुणों की चर्चा की। जो हमारी मृदा है, सॉइल है, उसकी हमें क्या करनी है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। मृदा के रासायनिक गुण निम्न प्रकार होते हैं। तो मृदा अभिक्रिया एवं मृदा पीएच मान, तो जो मृदा की रासायनिक प्रक्रिया होती है, अभिक्रियाएं होती हैं वो बतानी है और मृदा का पीएच मान बताना है। मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय मृदा विलयन की अम्लता, क्षारता एवं उदासीनता से होता है। तो जो हमारे यदि हम देखें मृदा की अभिक्रिया कैसी है, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, तो जो हम मृदा का विलयन बनाते हैं तो वह अम्लीय हो रहा है, क्षारीय हो रहा है, उदासीन हो रहा है, हम इसे देखेंगे। मृदा अभिक्रिया को एक स्केल द्वारा ज्ञात किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है, क्योंकि हमें पीएच मानना है, मापते हैं ना, पीएच स्केल से ज्ञात करेंगे हम उसकी पीएच मात्रा। यदि मृदा का पीएच 4 से 10 तक होता है, मृदाएं जो आर्द्र मृदाएं होती हैं उनका पीएच प्रायः अम्लीय होता है और उनका पीएच 7 से कम होता है। जो हमारे आर्द्र क्षेत्र होते हैं, जैसे कि जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ का जो पीएच होता है मृदा का वह कितना होता है? 7 से कम होता है, मतलब अम्लीय होगा। और भस्म संतृप्त मृदाओं का पीएच 7 से अधिक होता है। जो भस्म मतलब क्षारीय होती है उसका कितना होता है? 7 से अधिक होता है। लेकिन यदि हम नॉर्मल देखें तो मृदा का पीएच कितना होता है? 4 से 10 तक ही होता है। कार्बनिक पदार्थ जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, मैटर्स हैं, वो क्या क्या पाए जाते हैं उसमें? पहले आते हैं जंतु एवं जो वनस्पति पदार्थ होते हैं उनकी जो अवशेष मृदा में मिल जाते हैं वह मृदा में स्वयं उपस्थित होते हैं, मृदा कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो जंतु जो वनस्पति के अवशेष होते हैं वह मृदा में मिल जाते हैं या मृदा में स्वयं उपस्थित होते हैं, तो इन्हें मृदा का कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ शब्द में ह्यूमस, पेड़ों की जड़ें और अन्य भाग आते हैं। तो जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें मृदा में क्या आता है? ह्यूमस आती है, पेड़ों की जड़ें आती हैं और अन्य भाग भी आते हैं, पत्ती वगैरह आते हैं। इसके साथ साथ सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े और अन्य जीव जंतुओं के मृत शरीर, मृदा में पाए जाने वाले खाद्य भी कार्बनिक पदार्थ ही कहलाते हैं। तो जो मृदा में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अवशेष होते हैं, अस्थिपंजर होते हैं जंतुओं के, मृदा में मिलने वाली जो खाद होती है वो भी कार्बनिक पदार्थ ही कहलाते हैं। अब आते हैं ह्यूमस क्या होती है। ह्यूमस मृदा कार्बनिक पदार्थों का एक अंश होती है। जो ह्यूमस है वो क्या है? एक जो मृदा जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका एक अंश है जो कि सड़े और गले रह से बनता है। जो सड़े गले जो जीव हैं उनके सड़ने गलने से जो बनता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस में कार्बन 50 से 60% तक, हाइड्रोजन 5 से 4% तक, ऑक्सीजन 35 से 40% तक, नाइट्रोजन 3 से 6% और खनिज पदार्थों की विभिन्न मात्राएं पाई जाती हैं। तो जो हमारी ह्यूमस होती है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो हमारे कार्बनिक पदार्थों के अंश, सड़े गले हुए जीव जंतु के अस्थिपंजर, उनको क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। इसमें क्या होती है? कार्बन पाई जाती है सबसे ज़्यादा, जो कि होती है 50 से 60% तक, हाइड्रोजन 4 से 5%, ऑक्सीजन 35 से 40% और नाइट्रोजन 3 से 6% पाए जाते हैं और अन्य खनिज उसमें होते हैं। ह्यूमस मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों को पर्याप्तता को बढ़ा देती है। जो हमारे अन्य पोषक तत्व हैं उनको बढ़ाने में मदद कौन करती है? ह्यूमस मृदा करती है। सावित्रीबाई फुले की विरासत की चर्चा की। जो सावित्रीबाई फुले हैं उनकी विरासत की चर्चा करनी है। ये सावित्रीबाई फुले हैं, इनको भारत की प्रथम शिक्षिका एवं समाज सुधारक के नाम से जाना जाता, रूप में जाना जाता है। तो ये क्या रही हैं? पहली शिक्षक रही हैं और समाज सुधारक रही हैं। आपने ज्योतिबाई फुले का नाम सुना होगा, उनकी ही ये पत्नी थी सावित्रीबाई फुले।
1848 में फूले, जो सावित्रीबाई फूले हैं, इन्होंने पूना में लड़कियों, शूद्रों एवं अति शूद्रों के लिए एक स्कूल शुरू किए थे। कब की थी? 1848 में की थी, मतलब आज़ाद होने के 100 साल पहले इनने एक स्कूल बना दी थी। कहाँ पर? फूल मतलब पुणे में बना दी थी। लड़कियों के लिए, शूद्रों के लिए और अति शूद्रों के लिए बनाई थी। 1850 के दशक में फूले दंपतियों ने, मतलब ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले ने, एक सेक्शन ट्रस्ट बनाया जो कि नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर महार, इसके तहत कई स्कूलें शामिल की गई थी। तो इन्हें क्या बना? 1950, मतलब 2 साल बाद, जो फूले दंपति थी, मतलब ज्योतिबाई फूले और जो सावित्रीबाई फूले हैं, इन्होंने 2 ट्रस्ट बनाए जिनका नाम क्या था? एक था नेटिव फीमेल स्कूल, किनके लिए था? फीमेल्स के लिए था। और एक सोसाइटी बनाई था, सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर महार। 2 स्टार्ट की, कई स्कूलें इनके अंतर्गत शामिल की गई थीं। 1853 में इन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु सामाजिक मापदंडों के कारण शिशु हत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक देखभाल केंद्र बनाया था, जो हमारी विधवाएं हैं उनके लिए और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव के लिए। और सामाजिक मापदंडों में जो शिशु हत्या होती है उस प्रथा को बंद करने के लिए इन्हें क्या बनाया था? एक देखभाल केंद्र बनाया था 1853 में। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया, जहाँ पर शिशु हत्या निवारक गृह बनाया गया था। शिशु हत्या निवारक गृह, इनमें ही घर में ही, अपने ही घर में इसको शुरू किया था, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। सत्यशोधक समाज की स्थापना की, द ट्रुथ सीकर सोसाइटी बनाई। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फूले के द्वारा एवं अन्य समान विचारधाराओं वाले लोगों के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना, इन्होंने समाज में सामाजिक परिवर्तनों की वकालत की तथा प्रचलित जो परंपराएं थीं उनके खिलाफ कदम उठाए। इन्होंने आर्थिक विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन किया और पुनर्विवाह सम्मिलित करवाए, विधवा पुनर्विवाह सम्मिलित करवाए। साथ ही साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्न जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा देने और समाज की जो शोषक परंपरा है उससे अवगत कराने के उद्देश्य से की गई थी। अब आते हैं हमारे 11 मार्कर। तो 11 मार्कर में पहला क्वेश्चन है हमारा, अपसादी चट्टानें क्या होती हैं और यह किस प्रकार बनती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं वो लिखना है। आगे चट्टानें पढ़ ली, अब हम दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अपसादी चट्टानें। तो हमारा पहला क्वेश्चन अपसादी चट्टानों से ही है, जो कि ये क्या होती हैं, किस प्रकार बनती हैं और उनकी विशेषताएं लिखनी हैं। अपसादी चट्टानें का निर्माण अपर्दन द्वारा प्राप्त अपसादों के जमाव से होता है। जो अपर्दन होता है, क्षरण होता है, इरोजन होता है, उससे जो हमें अपसाद प्राप्त होते हैं उनके जमाव से, जमने से जो चट्टानों का निर्माण होता है उसे अपसादी चट्टान कहा जाता है। तलछट में छोटे और बड़े आकार के कण होते हैं, इन कणों के एकत्रित होकर नीचे बैठ जाने से अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो बहुत सारी जो तलछट होती है, मतलब सबसे नीचे वाला क्षेत्र होता है, सतह होती है, उस पर क्या होते हैं? छोटे बड़े आकार के बहुत सारे कण आके जम जाते हैं, इकट्ठे बैठ जाते हैं, वो धीरे धीरे बैठते रहते और वो क्या करते हैं? अपसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर अपर्दन से प्राप्त पदार्थों को जल, वायु, हिमनद जमा करते रहते हैं और ये तलछट समुद्री झीलों और नदी डेल्टा या फिर महासागरों के धरातल आदि क्षेत्रों में जमा होते हैं। इन चट्टानों की संरचना कई पदों या स्टेज में होती है। तलछट की परतों के संवहन तथा संयोजन से अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। देखो, पृथ्वी पर क्या होती है? जो धरातल होती है उस पर अपर्दन पदार्थ जो धीरे धीरे टूट रहे हैं, टुकड़े, बड़े छोटे सब टुकड़े टूट रहे हैं, वो किससे जमा हो जाएंगे? तो जल से चले जाते हैं, वायु से चले जाते हैं, हिमनद के द्वारा एक स्थान पर लाए जाते हैं। ये तलछट समुद्री झील, नदी, डेल्टाई क्षेत्र, महासागर, मरुस्थल, इनके धरातल पर बहुत सारे क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। इन चट्टानों की रचना कई स्टेजों में होती है। तलछट की जो परतें होती हैं उनमें संवहन एवं संयोजन से अपसादी सेलों का निर्माण होता है। तलछट का निक्षेपण, फिर परतों का निर्माण होता है और ठोस हो जाते हैं। तो तलछट का निक्षेपण कैसे होता है? यह पदार्थ एक निश्चित क्रम के अनुसार जमा होते रहते हैं। तो जो पदार्थ हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, कैसे होते हैं? एक निश्चित क्रम के अनुसार जमा होते रहते हैं। पहले बड़े कण, फिर उसके बाद छोटे कण बनते हैं। मतलब एक पहले बड़े बड़े कण बैठ जाएंगे, फिर छोटे छोटे कण बैठते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक क्रम से ही जमा होते जाते हैं। फिर आते हैं परतों का निर्माण हो जाता है। इसमें लगातार जमाव के कारण परतों का निर्माण होता है और पदार्थ है एक परत के ऊपर दूसरी परत के रूप में जमा होते जाते हैं। मतलब एक परत बैठी फिर दूसरी परत बैठी, ऐसे ही जमा होते जाते हैं और परतों का निर्माण हो जाता है। ठोस होना, तो जो ऊपरी परत होती है उसके बाहर के कारण जो पतले संकीर्ण होने लगती हैं, सिलिका, कैल्साइट, चिकनी मिट्टी आदि जो संयोजक चट्टानें हैं इनको ठोस रूप दे देते हैं।
और इस प्रकार इन दोनों क्रियाओं के सम्मिलित रूप को ही शिला भवन कहा जाता है। भवन। तो इसमें ठोस होना क्या होता है, जो हमारी ऊपरी परत होती है उसके भार के कारण जो पतली पतली परतें होती हैं वह संगठित हो जाती हैं, और कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे सिलिका हो गया, कैल्साइट हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, इसको क्या करती हैं, मजबूत कर देती हैं, कठोर कर देती हैं। इन दोनों ही क्रिया को क्या कहा जाता है, शिला भवन कहा जाता है। अब आती हैं तलछटी चट्टानों। 3 प्रकार से बनती है तलछटी चट्टान होती हैं। कैसे बनती हैं, 3 प्रकार से बनती है। पहली आती है यांत्रिक क्रिया द्वारा, दूसरी आती है जैविक पदार्थों के द्वारा, और तीसरी आती है रासायनिक तत्वों द्वारा। पहली आती है यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा। इन चट्टानों का निर्माण अपर्दन एवं परिवहन करने वाली शक्तियों द्वारा होता है, जैसे कि नदी, पवन और हिम आदि। बालुकामय एवं मृदमण चट्टानें इस प्रकार के उदाहरण आते हैं। जो हमारी यांत्रिक क्रियाएं आती हैं इनके अंतर्गत क्या आता है, इसमें जो निर्माण होता है चट्टानों को वह अपर्दन और परिवहन करने वाली शक्तियों के द्वारा होता है, नदियों से, पवन से, हिम से। और बालुकामय एवं मृणमय चट्टानें इस प्रकार के अंतर्गत आती हैं। फिर आती हैं हमारे जैविक पदार्थों द्वारा इनका निर्माण होता है। कैसे, तो इन चट्टानों का निर्माण जीव जंतु एवं वनस्पति के जो अवशेष होते हैं उनके जमने से होता है। ये चट्टानें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं कार्बन प्रधान चट्टानें और दूसरी होती हैं चूना प्रधान चट्टानें। तो जब हमारे चट्टानों में जीव जंतु, वनस्पति के अवशेष दब जाते हैं और जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें जैव पदार्थ द्वारा निर्मित अपसादी चट्टान कहा जाएगा। ये 2 प्रकार की होंगी, एक होगी कार्बन प्रधान होगी और एक दूसरी होगी चूना पत्थर प्रधान। कार्बनिक प्रधान होगी तो इसमें कोयला इस प्रकार की चट्टानों में प्राप्त होता है, और जो चूना पत्थर होते हैं इसमें चूना का पत्थर मिलता है, खड़िया मिलता है और डोलोमाइट इसी से प्राप्त होता है। फिर आते हैं रासायनिक तत्वों के द्वारा। इसमें हमें नमक और जिप्सम प्राप्त होता है। रासायनिक चट्टानों से या रासायनिक तत्वों में क्या मिलता है, जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है और जिप्सम होता है, इससे प्राप्त होता है। अपसादी चट्टानों की विशेषता क्या है, क्यों जरूरी है, तो अपसादी चट्टानें, इन चट्टानों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। जो हमारी अपसादी चट्टानें होती हैं इनमें क्या होती है, विभिन्न परतें पाई जाती हैं, इसलिए इन्हीं परतेदार चट्टानें कहते हैं। और 2 परतों को अलग करने वाले को तल को संस्तरण तल कहा जाता है। जो हमारी अपसादी चट्टानें होती हैं इनकी विशेषता क्या होती है, इनमें परतें पाई जाती हैं, कई परतें होती हैं, और इन 2 परतों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, संस्तरण तल कहा जाता है। इसका निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है। जो हमारी अपसादी चट्टानें वह छोटे छोटे से कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसमें जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे फॉसिल्स वगैरह पाए जाते हैं। जल में या जल के निर्माण के कारण इनमें लहरें, धारा और कीचड़ के चिन्ह मिलते हैं, मतलब ये लहरदार होती हैं क्योंकि इनका जल से निर्माण होता है, हवाओं से होता है, लहरों से, धाराओं से होता है, तो उनके चिन्ह भी इसमें देखने को मिलते हैं। ये चट्टानें मुलायम और प्रवेशी होती हैं, मतलब क्या होती हैं, ज़्यादा भुरभुरी टाइप की होती हैं, प्रवेशी होती हैं। अपर्दन शीघ्र हो जाता है और अधिकतर जो क्षैतिज क्षेत्र होते हैं इस स्थिति में पाए जाते हैं, क्षैतिज पाई जाती हैं, इनमें क्षैतिज पाई जाती हैं अधिकतर, और जल्दी ही अपर्दित हो जाती हैं। ये चट्टानों या पर्वत जो पृथ्वी है उसके धरातल पर 75% भाग में फैली हुई हैं, परंतु पृथ्वी की गहराई में 5% ही पाई जाती हैं। तो हमारे पूरे धरातल पर ये 75% हैं, लेकिन यदि गहराई में देखा जाए तो सिर्फ 5% ही पाई जाती हैं। अपर्दन से, अच्छा ये अपसादी चट्टान हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपर्दन से क्या आशय है और इसकी क्रिया विधि को लिखते हुए अपक्षयन को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो अपवर्तन या अपक्षयन जो होता है वह क्या होता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अपक्षयन एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, सड़ने और विखंडित होने की क्रिया को अपक्षयन कहा जाता है। तो जो हमारा अपक्षयन होती है ये कैसी है, एक स्थानीय प्रक्रिया है, मतलब एक स्थान पर घटित होती है। इसमें क्या होता है, जो कोई भी चट्टान है वह अपने स्थान से कमज़ोर हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, खंडित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपक्षयन कहा जाता है। अपक्षयन की क्रिया विधि क्या होती है, ये कैसे कार्य करती है। तो अपक्षयन क्या है, एक स्थानीय या स्थानिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें चट्टानों के टुकड़े फूटे पदार्थों के परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब इसमें क्या होता है, एक स्थानीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो टूटे फूटे पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनको परिवहन को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अपर्दन में परिवहन की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या होता है, अपर्दन में देखो, अपक्षयन में क्या होता है, परिवहन को सम्मिलित नहीं किया लेकिन जो अपर्दन प्रक्रिया होती है उसमें परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार अपक्षय एक स्थानीय क्रिया है, जबकि जो अपर्दन है वह एक गंतव्यात्मक प्रक्रिया है, मतलब उसमें गति होती है, वह डायनेमिक प्रोसेस है। अपक्षय और अपर्दन का योग
अनाच्छादन कहलाता है। इनमें दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है स्थानीय और एक होती है गंतव्य को शामिल किया जाता है। तो अपक्षय क्या है? कोई भी पदार्थ एक जगह पर बैठ के टूट रहा है तो वो अपक्षय हो गया, लेकिन वही पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है तो वो अपर्दन हो गया। इन दोनों ही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनाच्छादन कहा जाता है। इसमें स्थैतिक और गंतत्व दोनों ही पाए जाते हैं। गत्यात्मक गति जो पाई जाती है, गंतत्व मतलब डेस्टिनेशन ही पहले से होते भैया चलो यहाँ जा रहे हैं। अपक्षय द्वारा चट्टानों का विघटन और वियोजन होता है। तो अपक्षय द्वारा क्या होता है? कोई भी चट्टान है वह क्या हो जाती है? विघटन हो जाता है और उसका वियोजन भी होता है। फिर आते हैं हमारी भौतिक क्रियाएं। तो इसमें ताप, तुषारपात, जल आदि द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को विघटन, जबकि जो रासायनिक कारक हैं जैसे कि ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को वियोजन कहा जाता है। देखो दो प्रकार से होता है हमारी चट्टानों का अपर्दन। पहले होता है भौतिक क्रियाएं होती हैं, तो इसमें भौतिक क्रिया में क्या होती है? ताप पड़ गया तो सार ठंड लग गई, पात हो गया, जल से वो टूट गए तो इसमें क्या होते हैं? कण ढीले पड़ जाते हैं और विघटन हो जाता है। तो इसे कहा जाता है भौतिक क्रियाएं, विघटन हो जाता है। जबकि जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं जैसे रासायनिक कारक होते हैं, इसमें ऑक्सीकरण हो गया, कार्बोनेशन हो गया या हाइड्रेशन हो गया, इससे चट्टानें यदि ढीले पड़ जाती हैं तो उसे वियोजन कहा जाता है। अब आते हैं अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अपक्षय को कौन प्रभावित करता है? तो चट्टानों की संरचना, जलवायु, स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ये सब किसको प्रभावित करती हैं? अपक्षय को प्रभावित करती हैं। तो पहले आती है चट्टानों की संरचना। चट्टानों की संरचना, सभी चट्टानें रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं संरचना के अंतर्गत शामिल होती हैं, जैसे चट्टानों की ठोसता एवं खनिज संरचना। तो जो हमारी चट्टानें होती हैं उनकी सभी जो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं चट्टानों के अंतर्गत शामिल होती हैं, जैसे कि चट्टानों की कठोरता क्या है और चट्टानों की में कौन कौन सी खनिज संरचना पाई जाती हैं। चट्टानों के भौतिक गुण और खनिज संरचना यह निर्धारित करती है कि अपक्षय में किस प्रकार से प्रभावित होगा। जो जिस चट्टान या जिस खनिज से वो बनी हुई है, जैसे उसके भौतिक गुण हैं चट्टान की, इससे पता चलेगा कि वह कैसे अपक्षय होगी, किस प्रक्रिया से होगी। उदाहरण के रूप में यदि रंध्र युक्त है और घुलनशील है तो वह चट्टान रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया से अतिशीघ्र विघटित हो जाएगी, अपक्षय हो जाएगा। अब आता है हमारा जलवायु, क्लाइमेट। अपक्षय की दर एवं प्रकार तापमान एवं आर्द्रता पर भी निर्भर करती है या नियंत्रित होती है। तो आर्द्रता तापमान पर नियंत्रित होती है हमारी या अपक्षय की प्रक्रिया दर, रेट। यांत्रिक भौतिक अपक्षय ठंडी जलवायु एवं मरुभूमि पदार्थों में अधिक होती है। जो हमारी यांत्रिक और जो भौतिक अपक्षय है वह ठंडी जलवायु और जो मरु प्रदेश हैं वहाँ पर अधिक पाई जाती हैं। जलवायु जहाँ पर ठंडी होगी, मरु होगी, वहाँ पर यांत्रिक या भौतिक ज़्यादा होगी। अब आती है हमारी स्थलाकृति। अपक्षय की प्रक्रिया स्थलाकृति की संरचना से भी प्रभावित होती है। मिट्टी का मोटा आवरण कम उच्चावच वाले क्षेत्रों में यांत्रिक अपक्षय को कम करता है। तो जो अपक्षय की प्रक्रिया है वह स्थलाकृति की संरचना से भी प्रभावित होती है, क्योंकि यदि चट्टान का मोटा आवरण होगा तो कम उच्चावच वाले क्षेत्र में यांत्रिक अपक्षय को कम होगा, यांत्रिक अपक्षय वहाँ पे कम होगा। इसी क्षेत्र में यदि जल का प्रवाह रासायनिक अपक्षय को तीव्र कर देता है, तो यदि कहीं पर जल ज़्यादा प्रवाह हो रहा है तो वह रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक अपक्षय है उसकी प्रक्रिया को बढ़ा देता है। अब आते हैं हमारे प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति से आच्छादन जो क्षेत्र होता है उसमें अपक्षय सीमित हो जाता है। जो वनस्पति से आच्छादित क्षेत्र है वहाँ पर क्या होगा? अपक्षय कम होगा, सीमित होता है। मरु वनस्पति के अभाव में अपक्षय से सीधे प्रभावित होती है। जो मरुभूमि है वनस्पति है वहाँ की जो यदि वनस्पति का अभाव है तो अपक्षय है वहाँ पर सीधा प्रभावित होता है उससे। वनस्पति की जड़ें चट्टानें को संगठित करती हैं, जिससे अपक्षय का प्रभाव निम्न हो जाता है। यदि मतलब वनस्पति ज़्यादा है तो क्या होगा? चट्टानें बहुत कड़ी जकड़ी रहेंगी उससे और क्या होगा? अपक्षय कम होता है। किंतु यदि ये जड़ें चट्टानों को विखंडित करती हैं तो इसमें दरार भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे जो चट्टानें होती हैं उन्हें विखंडन हो जाता है। मतलब यदि ये जड़ें हैं, यदि ये पर्वत को तोड़ दें, विखंडित कर दें, उन्हीं में घुस जाएं, दरार उत्पन्न कर दें, तो इससे क्या होगी? चट्टानों में विखंडन भी हो जाता है। अतः प्राकृतिक वनस्पति अपक्षय के अवरोधक के साथ कारक भी होते हैं। तो यदि हम देखा जाए जो हमारी वनस्पति होती है, प्राकृतिक वनस्पति होती हैं, वह अपक्षय को रोकती भी हैं, अवरोधक हैं, लेकिन कभी कभी कारक के रूप में भी कार्य करती हैं। अब आते हैं हमारे हिंदी के भी कुछ टेस्ट पेपर इसमें दिए हुए हैं, हम उसको भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा अलंकार बताने हैं, तो इसमें अलंकार दिया गया है और हमें बताना है कि जो पूरी पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है। रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, चली भरी आंसू भरी कहत दे दे, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें है छेकानुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होती है वहाँ ही छेकानुप्रास अलंकार आता है। मतलब कोई भी वर्ण है या अनेक वर्ण है, एक वर्ण हो सकता है, अनेक वर्ण हो सकते हैं, एक ही क्रम में, मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, उसमें एक बार आवृत्ति होती है। मतलब जैसे रीझी एक बार उसकी आवृत्ति हुई है तो इसे क्या कहा जाएगा, छेकानुप्रास कहा जाएगा। रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठी, चली भरी आंसू भरी कहत दई दई। इस वाक्य में रीझी रहसी रहसी देई हंसी हंसी में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति समान स्वरूप में हुई है, तो यह छेकानुप्रास अलंकार होगा। अब आते हैं, जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार क्रमतः आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। यदि एक बार उनकी आवृत्ति हो रही है तो छेकानुप्रास आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर एक या अनेक व्यंजन की एक बार या अनेक बार क्रमत आवृत्ति हो रही तो उसमें कौन सा अलंकार आएगा। तो जहाँ पर एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार क्रमतः आवृत्ति हो रही है तो वहाँ ही आता है वृत्तानुप्रास। तो कहाँ पर आता है, वृत्तानुप्रास। मतलब बार बार क्रमित आवृत्ति हो रही तो इसमें आता है वृत्तानुप्रास अलंकार। जैसे कनक किंकनी निपुर धुनि सुनी, ये कहाँ कौन सा अलंकार है, ये है वृत्तानुप्रास अलंकार। इस वाक्य में ना की क्रमागत आवृत्ति हो रही है बल्कि 5 बार हुई है, अतः यहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है हमारा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है। तो जहाँ पर जो समानार्थक शब्द होते हैं, वाक्यांश होते हैं, उनकी आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो इसे कहा जाता है लाटानुप्रास अलंकार। मतलब कोई वाक्य जैसे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूरा ही वाक्य क्या है, आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो इसे कहा जाता है लाटानुप्रास अलंकार। इसमें पहले और दूसरी लाइन में एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका दोनों का जो अर्थ है वह वाक्य में भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। अब आता है हमारा, चरंजीवी जोरी जुरे क्यों ना इसने गंभीर, को घाटी यह वृषभानुजा बेहलधर के वीर, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें बताया गया है, इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष्म अलंकार है। देखो क्या कहा गया है, चिरजीवी जोरी जुरे, तो क्या है चिरजीवी, मतलब जन्म जन्म की जोड़ी जुड़ गई है ना। क्यों ना इसने गंभीर, तो इसमें मतलब उनमें जो प्रेम है वो क्यों गंभीर नहीं होगा। को घटी या वृषभानुजा बेहलधर के वीर, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें दो आया है, एक वृषभानुजा का मतलब क्या निकल रहा है, राधा, और दूसरा निकल रहा है वृषभानुजा मतलब बैल की बहन। वृष मतलब क्या होता है, बैल होता है, भानुजा मतलब उसकी बहन, तो वृषभानुजा। फिर आता है हलधर के वीर, हरधर तो हलधर मतलब अपने बलराम जी, और उनके वीर मतलब कृष्ण जी, तो एक राधा कृष्ण जी का बात की जा रही है इसमें। और दूसरी क्या की जा रही है, हलधर मतलब बैल, और उसको बताया गया है हलधर के वीर जो हैं उसको बैल कहा गया है। तो इसमें दो मतलब निकला है, इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा, श्लेष्म अलंकार आ जाएगा, क्योंकि वृषभानुजा और हलधर हैं इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। एक शब्द या शब्द समूह एक साथ या फिर अलग अलग पद में अपनी आवृत्ति हो किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। मतलब एक शब्द या शब्द समूह एक बार या फिर अलग अलग पद में आवृत्ति होती है किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होता है, तो इसे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें होगा यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है युग्म या फिर जोड़ा। जहाँ पर एक शब्द या शब्द समूह एक साथ या फिर अलग अलग पद में उनकी आवृत्ति होती है किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, तो वहाँ पर आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार वे शब्द होते हैं या शब्दों की दो बार आवृत्ति होती है वहाँ पर आते हैं और इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि जीते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, जीते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इसमें क्या है, इन पंक्ति में तारे शब्द दो बार आया है, जैसे कि जेते तुम तारे और जेते नभ में ना तारे हैं।
परंतु दोनों ही अर्थ भिन्न भिन्न हैं। जहाँ एक बार इसका अर्थ आ रहा है तारण करना, वहीं दूसरी बार इसका अर्थ आ रहा है उद्धार करना, इसलिए यहाँ पर यलम्मक अलंकार माना जाएगा। उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो में कौन सा अलंकार है? तो उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो। तो किसी कथन का कंठ की ध्वनि के कारण अर्थ निकलता है, वहाँ पर काकु विकृति अलंकार आता है। जैसे कि उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ और मैंने सुना जाओ मत बैठो। तो इसमें क्या होता है, कोई भी कथन है उसमें कंठ की ध्वनि के कारण यदि उसका अर्थ दूसरा निकल रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? काकु विकृति अलंकार कहा जाएगा, विकृति अलंकार। इस पंक्ति के उच्चारण के कारण वक्ता ने कुछ और कहा और श्रोता ने कुछ और ही समझा, अतः यहाँ पर काकु विकृति अलंकार आएगा। उतर रही है संध्या सुंदर परीसी, कौन सा अलंकार है? तो उतर रही है संध्या सुंदर सी में कौन सा अलंकार है? संध्या को परी के रूप में चित्रित किया गया है, मतलब उसकी उपमा की गई है तो उपमा अलंकार आ जाएगा। तो संध्या को क्या बताया गया है? परीसा बताया गया है, परीसी बताई गई है, उपमा की गई है तो उपमा अलंकार इसमें। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, जानो, मनु, जनु एवं जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा में 3 भेद होते हैं, जैसे आता है वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। इसमें आते हैं कौन कौन से 3 भेद होते हैं? वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इसमें क्या है? मानो मतलब माना, उत्प्रेक्षा की जा रही है ना, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब आती है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानहु नील मणि शैल पर आपत परियोपात प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आपत परियो प्रभात। कृष्ण की सुंदरतम श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और पीताम्बर में सुबह की धूप जैसे प्रतीत होना माना गया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें क्या है? जो श्री कृष्ण हैं उनकी नीले शरीर को नीलमणि पर्वत के जैसे और जो उस पर उड़े हुए पीताम्बर है उसको सुबह की धूप के जैसे प्रतीत किया गया है, माना गया है। इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें कौन सा अलंकार है? तो देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें आती है अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब जिसमें किसी भी बात का मतलब बड़ा चढ़ा के व्यक्त किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो उसी में कौन सा अलंकार होता है? उसमें आता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे इसमें है देख लो साकेत नगरी है यही, मतलब देख लो इतनी सुंदर नगरी है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। जैसे स्वर्ग से मिलने जा रही है गगन में, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।